हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी बाय द टाइटल द बेस्ट 12 मिनट्स फॉर नीट 2025, उसके अंदर मैंने कवर किया था कि आप अपने बैकलॉग को किस तरह से कवर करें और अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली टाइम किस तरह से दें। कुछ लोगों को उसके अंदर दिक्कत आ रही है कि हम इसको इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैं पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई। जैसे किसी की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छी हैं तो उस बायो के अंदर कमज़ोर है, बायो और केमिस्ट्री अच्छी हैं तो फिज़िक्स उसकी कमज़ोर है। अगर किसी के तीनों इक्वली चल रहे हैं तो यू आर इन द टॉपर लाइन देन। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप डीमोटिवेटेड फील न करें। कुछ बच्चों का ये होता है कि मुझसे फ़िज़िक्स बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही है, तो केमिस्ट्री और बायो तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन मैं फ़िज़िक्स में बहुत पीछे हूँ, लेकिन बाकी बच्चे उसको बहुत आराम से कर पा रहे हैं। कुछ का ये डाउट होता है कि मेरे से बायो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, जबकि बायो तो सबसे ईजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईजी और हार्ड जैसा कुछ नहीं होता। ईजी वो है जो आप अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं, अच्छे से उस चीज़ को टैकल कर पा रहे हैं, और आपके लिए हार्ड वो है जिसको आप प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मत सोचिए कि अगर बायोलॉजी मेरे से प्रॉपरली नहीं हो पा रही है इसका मतलब बायोलॉजी तो बहुत ईजी है, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं मैं पीछे हूँ। नहीं, फिज़िक्स केमिस्ट्री को अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो बायो के लिए आपको बस अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। अभी आप जो भी करते हैं बस उसके अंदर अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको वही कुछ और टिप्स देने की कोशिश करूँगा और ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगा जिनको यूज़ करके आप डेफिनेटली जिस भी स्कोर पे है वहाँ से एक बूस्ट ले पाएंगे। तो नीट प्रिपरेशन के लिए सबसे मेन चीज़ तो जो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो अपना कंटेंट है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो NCERT से ज़्यादा बाहर जाके आपसे नहीं पूछने वाला है। इसलिए जो आपका कंटेंट है वो लिमिटेड है, आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो इसके अंदर ये भी नहीं है कि वो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चंस टोटल 200 आते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन तो और पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आपको वो करने नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आपका कुछ ना कुछ टाइम तो उनको भी वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे करवाना चाह रहा है तो इतनी ज़्यादा इन डिटेल उसके अंदर नहीं घुसेगा। बहुत ज़्यादा लेंथी आपको कॉन्सेप्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाली चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो 2 सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छी तरीके से कवर हो रहे हैं, आपके बहुत अच्छे हैं, आप उनके अंदर एक बार थोड़ा थोड़ा अपना टाइम कम कीजिए, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको टाइम देना स्टार्ट कीजिए और उसको सिर्फ उतना टाइम दीजिए। हमारे एक टीचर थे, वो एक बात कहते थे, सब्जेक्ट से मोहब्बत उतनी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपको उसके अंदर इंजीनियरिंग नहीं करनी, आपको उसके अंदर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करना है। जो सीखना है हम मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद सीखेंगे। अभी जो हमारी तैयारी होगी वो सिर्फ मेडिकल सीट के लिए, मेडिकल सीट ओरिएंटेड होगी। तो वही है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी किसी की बायो कमज़ोर है तो उसको मैं यही टिप दूंगा कि आप सबसे पहले NCERT के ऊपर फोकस्ड रहें, प्रॉपर NCERT के ऊपर फोकस्ड रहें। आप एक नई NCERT अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको वही बताया कि कुछ बच्चे उस पूरी NCERT को रख देते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में उसको जब रिवाइज़ करने जाते हैं तो वो एक ट्रबलसम प्रोसीजर हो जाता है, आप उसको प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर लाइन अंडरलाइंड है, हर लाइन हाईलाइटेड है। तो आप एक नई NCERT खरीद लीजिए, उसके अंदर आप प्रॉपरली उस चैप्टर को पहले पढ़िए और फिर उस पैराग्राफ को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि बस इसके अंदर मैं 4 लाइन अगर अंडरलाइन कर लेता हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ मेरे दिमाग में होगा। आपके NCERT के जो साइडों में खाली जगह होती है उस पैराग्राफ में से कुछ लाइनें निकाल के वहाँ पर लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई वो लाइनें उसके अंदर प्रिंटेड लाइनों से आपको ज़्यादा जल्दी याद होंगी, ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी। और अगर आप किसी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जाते हैं तो बायोलॉजी के अंदर तो PYQs कीजिए, और जो आपकी डेली टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही है उन्हीं के क्वेश्चंस कीजिए जो प्रॉपरली NCERT बेस्ड हो। इसके अंदर आप अगर अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको पक्का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग इसके अंदर लिमिटेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट को पढ़िए। बायोलॉजी का मेन रूल यही होता है कि जितना ज़्यादा आप कंटेंट को पढ़ेंगे तभी आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन पढ़ते ही हिट होगा कि NCERT के उस पेज के ऊपर ये वो लाइन है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप पहले कंटेंट ज़्यादा पढ़िए और कंटेंट सिर्फ एक जगह से पढ़िए। लिमिटेड कंटेंट इज़ द की टू सक्सेस इन नीट विथ अ गुड रैंक। अगर आप एक ही चैप्टर को बार बार अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम के अंदर उसका क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड उस एक चीज़ को ढूंढने के लिए 8 जगहों पर जाएगा। तो उस एक ही चीज़ को 8 बार पढ़िए, लेकिन एक ही जगह से पढ़िए, न कि आप 8 अलग अलग किताबों से एक बार पढ़ रहे हैं।
तो बायोलॉजी के लिए तो मेन यही चीज़ होगी। एक बार इसको अप्लाई करके देखें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िक्स के अंदर तो सिंपली वही है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर जाना है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल उल्टा कहूँगा कि अपना जो कंटेंट है, जो थ्योरी है, उसको जितनी फास्ट हो उसके रिवाइज़ करें। लाइक 35-40 मिनट्स, 1 घंटा भी लग रहा है तो लगाइए, लेकिन जो आपका मैक्सिमम टाइम है यहाँ पे आपको थ्योरी के ऊपर नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ देना है। क्योंकि अपने हाथ से आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, एग्ज़ाम में आपके वही काम आएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन देखते ही उसकी अप्रोच तभी बना पाएंगे जब आपने खुद से उसको एक बार घर पे ट्राई करके देखा होगा, मतलब उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपने किए होंगे। और केमिस्ट्री के लिए ये है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिज़िक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी है। यहाँ पे आपको रटना भी पड़ेगा, यहाँ पे आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो मेरा मानना तो यही है कि फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो आपको जो नोट्स कराए जाते हैं आप उनके साथ रहिए, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इसके अंदर आप प्रॉपरली अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, तो आपको केमिस्ट्री के अंदर भी कोई ख़ास दिक्कत आने वाली नहीं है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आपको एटलीस्ट इस टाइम पे 10 से 11 घंटे स्टडी तो करनी पड़ेगी, ये मिनिमम है। लोग 14-16 घंटे तक भी पढ़ाई कर रहे हैं जो आपकी कंपटीशन है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 8 से 10 घंटे, 10 से 11 घंटे भी रेगुलर अभी पढ़ रहे हैं तो आप अपने सिलेबस में जो बैकलॉग है आपका वो भी आसानी से कवर हो जाएगा, और जो सिलेबस के अंदर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं वो भी ज़रूर इंक्रीमेंट होंगे। लेकिन अगर आप टाइम इससे कम रखते हैं तो आपको अपनी चीज़ें प्रॉपर कवर करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो 10 से 12 घंटे आप डेली सेल्फ स्टडी के लिए दीजिए। मतलब सेल्फ स्टडी नहीं, जैसे 6 घंटे की आपकी क्लास हो गई तो 6 से 7 घंटे अगर आप घर पे आके भी पढ़ रहे हैं तो 7-6 13 घंटे हो गए। तो ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल आपको कम से कम भी 13-14 घंटे पढ़ना है। अपनी नींद के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, 7-8 घंटे की नींद भी लीजिए। जो ये आपको टाइम निकालना है ये वहाँ से निकालना है जहाँ आप वेस्ट कर रहे थे, आई मीन मोबाइल चलाने से या कहीं घूमने जा रहे थे, तो उस टाइम को आप रिड्यूस करके पढ़ाई के अंदर डालिए, न कि अपने सोने के टाइम को कम कीजिए। 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप तो आपको मिलनी ही चाहिए। और उसके बाद जो ये चीज़ें बताई हैं इनको आप एक बार अप्लाई करने की कोशिश करें, और हो सके तो आपने जिस कोचिंग को ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे आप एक बार मेंटोर से भी मिलें, अपने टीचर से मिलें, वो आपको जितना अच्छे से समझा पाएंगे। अगर उनकी बातें आपको ज़्यादा सही लगती हैं तो आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। जिसकी बातें आपको ज़्यादा सही लगती हैं या जिसकी बातों से आपको रिज़ल्ट मिलता है आप उनकी अप्लाई कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिलेक्शन चाहिए। तो मेरा यही कहना होगा कि पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें आती हैं अपनी अप्रोच को चेंज करने की कोशिश करें। अगर उस चेंज करने से आपको रिज़ल्ट मिलता है तो वेल एंड गुड, उसके ऊपर स्टक रहिए। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो एक बार दोबारा मिलिए अपने मेंटोर से, अपने टीचर से।